नमस्कार। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। बास्टी की शेरनी भी कहा जाता है उनको। बलिया जिले की बास्टी विधानसभा की विधायक हैं। हमारे साथ केतकी सिंह जी हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जब मैं इस कमरे में आया और एक आपके बगल में तस्वीर है मुख्यमंत्री जी की, इसको देखा तो ये समझ में आया कि तस्वीर तो दीवार पर टंगी होनी चाहिए थी। आपने बड़ी व्यवस्था करके जो है इसको रखा हुआ है। ये कुछ विशेष है या मतलब ऐसे ही इत्तेफाकन? नहीं, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, महिला सम्मान का कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में माननीय महाराज जी आए थे और उन्होंने अपने आशीर्वाद देने के लिए वह मेरे घर में यहाँ पर आए थे और इसी कुर्सी पर वो विराजमान हुए थे। तो तब से मैंने यह कुर्सी जो है यह उनको समर्पित कर दी है। और जैसे हमारे संस्कृति में प्रथा चली आई है कि बड़े भाई की चरण पादुका रखकर छोटा भाई शासन चलाता है, तो उसी तरह मैंने अपने महाराज जी की तस्वीर रखकर और उनसे प्रेरणा लेकर रोज़ प्रयास करती हूँ कि ऐसा ही काम करूँ जैसे हमारे महाराज जी पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कम से कम मैं अपनी विधानसभा में तो उस प्रकार का काम करने का प्रयास करूँ। आप अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, बोलने के लिए जानी जाती हैं। मतलब ऐसा क्या बचपन से है या राजनीति ने ऐसा बना दिया? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ऐसी ही हूँ। और शुरू से ऐसी? शुरू से ही हूँ, पर इतना ब्लंट नहीं थी। ब्लंट तो थोड़ा राजनीति में आने के कारण से हुई, क्योंकि राजनीति में आने के पीछे की वजह ही बहुत संघर्ष से और राजनीति में मुझे आना पड़ा था। नहीं तो मैं जिस घर की हूँ, हम लोग के घरों में ऐसे राजनीति में हम लोग नहीं निकलते हैं, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिन परिस्थितियों से मुझे राजनीति में आना पड़ा। और जब आना पड़ा तो मेरी लड़ाई जो है वो किसी छोटे मोटे व्यक्तियों से मेरी लड़ाई नहीं रही। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि अगर आप राजनीति की पाठशाला जिनको कह सकते हैं, ऐसे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राम गोविंद चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय बच्चा पाठक जी जिनका आज भी बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे बड़े बड़े महारथियों के समक्ष मुझे चुनाव लड़ना था। तो इनके बीच में रह के और मैंने रहने का काम किया और तब से थोड़ी सी बेबाकी। और हम लोग आपकी राजनीति पर और उस सब पर आएंगे। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग छत्तीसगढ़ से हुई है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, मैं बीकॉम हूँ। और मैंने उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा डोएक सोसाइटी का ओ लेवल ए लेवल की चलता था कंप्यूटर में, तो वो सब भी कोर्सेज मैंने कर रखे हैं। बलिया क्या शादी के बाद आना हुआ या कभी पहले भी कुछ संपर्क रहा है? हमारी जन्मभूमि बलिया ही है। अच्छा। मेरा मायका ससुराल दोनों ही बलिया था, पर हमारी कर्मभूमि, मैं मायके से भी कहूँ तो भी और ससुराल से कहूँ तो भी, तो हम लोग की कर्मभूमि जो थी वो छत्तीसगढ़ थी। तो इस कारण थोड़ा बचपन मेरा बलिया में बीता, थोड़ा बचपन छत्तीसगढ़ में बीता, थोड़ा बचपन मध्य प्रदेश में बीता, थोड़ा बचपन ऐसे कई जगह से। थोड़ा हम लोग, मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो जिससे हम लोग का ट्रांसफ़र होता रहता था, तो इस कारण कई जगह से रहते हैं। तो मेरे पापा इरिगेशन में थे। अच्छा, चलिए। तो जैसे अगर हम महिला की राजनीति में बात करें तो किसी भी दल में जो महिला है वो अगर आगे बढ़ती है तो उस पर एक चारित्रिक आरोप तुरंत लगता है। इसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत संवेदनशील प्रश्न है और इसका उत्तर मैं किस राजनीति से ही सिर्फ जोड़ कर नहीं देना चाहूँगी। मैं एज अ सोसाइटी पर्सपेक्टिव भी मैं देना चाहूँगी कि आप सोसाइटी में ही जब महिला कोई निकलती है तो एक तो निकलती ही बहुत संघर्षों के बाद है। छोड़िए सोसाइटी में निकलना, जब वो पैदा भी होती है तो बड़े संघर्षों के साथ ही पैदा होती है। लोग पैदा होने से पहले ही कोई अल्ट्रासाउंड कराता है, कोई किसी तरह कराता है। हमारे यहाँ तो गांव देहात में बड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट मुझे देखने को, जब मैं गर्भवती थी तो मुझे देखने को मिलता था। कोई सूप लेकर आता था, कोई चालन लेकर आता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के माइंडसेट में सेट हैं कि भाई भ्रूण में क्या है पता करो, बेटा है तो कुछ और थाली पीटा जाएगा, सोहर गवाएगा, और बेटी है तो ठीक है, बधाई हो लक्ष्मी जी आई हैं, इस तरह का है। तो हम सिर्फ राजनीति में ही नहीं, मुझे लगता है कि सोसाइटी में किसी भी फील्ड में, इवन जो लड़कियां पढ़ने भी जाती हैं, अब तो काफ़ी बदलाव आया है, परंतु जो लड़कियां पढ़ने भी जाती हैं, आप कई जगह ये न्यूज़ सुनते होंगे कि बच्चियों ने पढ़ना छोड़ दिया।
कई ऐसे प्रदेशों में कहीं कहीं हमको सुनने को मिलता है। हमारे यहाँ तो योगी जी के आने के बाद बहुत कंट्रोल हो गया ये सब, पर लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं अब आज के जनरेशन में भी, जबकि आज हम मार्च में रहने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे लड़के उनको परेशान करते हैं, इस तरह का उनको माहौल नहीं मिल पाता, आते जाते मजनू छेड़ा करते हैं, उनकी अंदर की उनकी आशिकी जागती है। तो ये आज की बातें हैं, अभी की बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। तो किसी भी फील्ड में अगर कोई महिला निकलती है, अगर कोई लड़की निकलती है, तो आप ये जानिए, और मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा जो दर्शक देख रहे हैं मुझे एज अ फीमेल, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला लड़की निकल रही है, फील्ड में आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका सहयोग करें, उसको ऐसा वातावरण बना कर दें कि वो आपके बीच में वो काम करते हुए अपने आप को सेफ महसूस करे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम, अगर आप सेफ़ नहीं महसूस करा सकते तो उसको अनसेफ तो ना महसूस कराएं। मेरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट होगा। आपकी घर की भी बच्ची, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सारे घर की लड़कियों आगे चल के अपना करियर बनाएं, और पर जब वो करियर बनाएं तो जहाँ वो जाएं, जैसा उसको अपने घर में महसूस होता है, ये हमारी और समाज की जिम्मेदारी है, वैसा ही उसको अपनी वर्किंग प्लेस पे भी महसूस हो कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। अब पुरुष प्रधान देश है कहा जाता है, तो ये लगता है संभव है? देखिए, मुझे नहीं लगता पुरुष प्रधान देश है, क्योंकि जब आप हमारा इतिहास आप देखेंगे तो जितनी महागाथाएं आप सुनेंगे, तो मैं कहना चाहूँगी कि रामायण के अगर आप देखेंगे तो रामायण क्यों हुई? सीता के लिए हुई। महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी के लिए हुई। तो जो हमारा इतिहास था वो महिला केंद्रित इतिहास था। जो बड़े बड़े निर्णय हुआ करते थे वो महिलाएं ले लेती थी। इवन आप देखेंगे कि शादी ब्याह जो भी था वो स्वयंवर करके, और इस तरह की महिलाओं को स्ट्रॉन्ग विमेन बनाना हमारे संस्कृति में ये था। इधर बीच का जो डेवलपमेंट आया, जब हमारे ऊपर बाहर मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया या ब्रिटिशरों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो अपनी घर की बहन बेटी को सुरक्षित करने के चक्कर में एक हमारा अंदर ये डेवलप हुआ कि हमको अपनी बच्ची को सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित रखने के चक्कर में आज हम यहाँ तक आ गए हैं कि बच्चियों के छोटे छोटे निर्णय भी प्रयास करता है समाज की वह स्वयं ले। पहले घर पे माता पिता लें, जो बहुत अच्छी बात है, माता पिता को लेना भी चाहिए, परंतु मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसमें बच्ची का भी आपकी एग्रीमेंट उसका भी लेना चाहिए कि वो भी अग्री हो। अति सुरक्षा जो है वो डैमेज कर रही है। हाँ, उसके आत्मविश्वास को डैमेज करती है, उसके डेवलपमेंट को डैमेज करती है। मैं भी माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि बेटी का सुरक्षा करना माँ बाप का सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है वो यही होता है कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। परंतु सुरक्षा में और स्ट्रिक्टनेस में अंतर हो जाता है। आप सुरक्षित रखिए, पर उसकी सुरक्षा के चक्कर में हम उसको पढ़ने ना दें, उसके जो ख्वाब हैं उसको पूरा ना करने दें, क्यों उसको उड़ान ना भरने दें, तो ये गलत बात है। मुझे लगता है कि इन दोनों में बैलेंस बनाना, अगर आप बेटी के माता पिता हैं तो इन दोनों में बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। और इवन बेटी के ही नहीं, अगर आप बेटे के भी हैं तो बेटे के भी माता पिता की अलग जिम्मेदारियां होती हैं। बेटी की तो सुरक्षा को लेकर होती है, बेटे के माता पिता की सुरक्षा ये कर्तव्य होते हैं कि वो अपने बेटे को इस तरह के संस्कार दे कि समाज में उसके सामने कोई बेटी असुरक्षित ना हो। लिव इन की बात होती है, हाँ, आजकल तो बड़ी हो रही है। हाँ, इसको कैसे देख रही हैं आप, चूँकि आप विधायक हैं, समाज जुड़ा हुआ है, क्षेत्र जुड़ा हुआ है? देखिए, लिव इन जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे भारत देश का है ही नहीं। हमारे भारत देश में विवाह को 1 जन्म का नहीं, 7 जन्म का उसको जो है वचन माना जाता है। और जितने विधि विधान से, आप, मुझे बाकी कल्चर्स का तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ बाकी कल्चर्स में कोई इसको कहता है कि हमारा ये एग्रीमेंट है, कोई ये कहता है कि ठीक है, हमारे सामने कोई फादर हैं, हमने उनके सामने प्रॉमिस कर दिया, ऐसा। पर हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो उसके लिए 5 घंटा 6 घंटा ब्राह्मण वेदों के साथ, वेदों में लिखे मंत्रों के साथ उच्चारण करते हैं, और अग्नि को साक्षी मानकर वचन लिया जाता है, दिया जाता है। और सिर्फ लड़का लड़की ही इन्वॉल्व नहीं होते, 2 परिवार भी इन्वॉल्व नहीं होते, 2 जो है एक तरह से खानदान इन्वॉल्व होते हैं, एक समाज इन्वॉल्व होता है। तो हमारे यहाँ विवाह एक प्रथा है। और मुझे लगता है जो लिव इन में का कल्चर जो हम वेस्ट से, आजकल हम लोग सब कुछ जो है वो वेस्ट से लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये लिव इन जैसा कचरा जो है ये वेस्ट से आया है। और मेरे जैसी, तो शायद आप लोग मुझे बैकवर्ड कह सकते हैं, परंतु मेरी जैसी महिला की सोच तो ये कभी अलाउ नहीं करती कि
अपनी बेटी, मेरी बेटी इस तरह की कोई हरकत करे एज अ मदर, मुझे एक्सेप्ट नहीं है। चलिए, प्रदेश की जो राजनीति है उसमें महिला नेतृत्व की आप क्या स्थिति देखती हैं? सभी दलों को अगर देखा जाए तो, विशेषकर भाजपा नहीं, ये बहुत बेहतर प्रश्न है और मुझे लगता है इस प्रश्न पे चर्चा हो सकती है। थोड़े से वक्त में इसका जवाब अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में दूंगी तो नहीं हो पाता है, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि राजनीति में पहले तो महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, परंतु श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता की वजह से अब हमको 33% का आरक्षण मिल गया है, हम महिलाओं को राजनीति में। लोग कहेंगे कि मैं बीजेपी की हूँ इसलिए बोल रही हूँ, परंतु एज अ फीमेल मैं अपनी बात कह रही हूँ कि अब 33% का आरक्षण हमको मिला है। परंतु इस आरक्षण का इस्तेमाल महिलाओं को कैसे करना है ये महिला को आना चाहिए। आरक्षण आप देखेंगे कि पंचायतों में भी आपको आरक्षण मिला हुआ है, परंतु आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कितनी स्वयं से महिलाएं निकलकर और पंचायत चुनाव में अपना नाम करती हैं? हाँ, तो वो जो है वो पीछे से उनके एक पूंछ चलती रहती है और वो पूंछ ही अपने आप को आगे कर लेती है और वो बेचारी प्रतिनिधि पीछे, वो जो जनता द्वारा चुनी गई है वो पीछे हो जाती है। तो हमें आरक्षण के साथ साथ ये जागरूकता भी पैदा करना होगा कि भाई ये पद जो है इसकी गरिमा है और इस गरिमा के लिए इस इंसान को चुना गया है, और अगर वो इंसान, वो महिला उस पर काम करेगी तब तो उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। उसको ये अधिकार जो है ये छीने ना, उसको सोचने समझने की उसके अंदर पूरी क्षमता है। जो आपका पूरा परिवार चलाने का, आप ये सोचते हैं कि एक 18, 19, 20 साल की लड़की का विवाह करके लाए और ये सोचते हैं कि बस अब वो इस परिवार को मेरा परिवार माने, हमारा व्यवहार जान ले, सब आप उससे उम्मीद करते हैं। तो एक 30, 35, 40 साल की महिला जो है वो एक छोटा सा गांव नहीं चला सकती, ये सोच कैसे आती है आपके अंदर? तो ये मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को, मैं बार बार हमारे यहाँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, तो अक्सर वो हम लोग की लेते हैं, बैठकें लेते हैं, उसमें मैंने कई बार उनसे भी कहा और हमारे महाना जी ने इस बार किया भी था, एक दिन पूरा महिलाओं को समर्पित किया था। परंतु एक हर पार्टियों के अंदर एक ऐसा चलना चाहिए कि प्रशिक्षण चलना चाहिए कि महिला नेताओं को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब हम बात आपके बलिया राजनीति से शुरू करेंगे। 2012 में आप भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। 2017 में एनडीए गठबंधन को सीट चला गया, आप नाराज होकर निर्दल चुनाव लड़ी, फिर चुनाव हार गई। हार का अंतर मामूली था। 2022 में फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और आपने चुनाव में जीत हासिल की। अगर 27 में ये सीट गठबंधन या एनडीए के कोटे में चला जाता है तो आप फिर निर्दल चुनाव लड़ेंगी? देखिए, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो पहला चुनाव जब 2012 का चुनाव था, मेरी राजनीति में एंट्री जो थी वो 2011 के मिड में आई थी। मिड में मैं राजनीति में प्रवेश की 2011 के, और 2012 के शुरुआत में चुनाव हो गए। तो 8-9 महीने के अंदर मैंने चुनाव लड़ा था, और चुनाव जैसा कि मैंने बताया कि बड़े बड़े नेताओं के सामने मैंने चुनाव लड़ा था। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने मुझे पहले चुनाव में फर्स्ट रनर अप बनाया था। 9 महीने के अंदर एक महिला एक शिशु को जन्म देती है, पूरे 9 महीने बाद, और 9 महीने के अंदर मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे उस स्थान तक पहुंचा दिया था। दूसरा चुनाव, जनता का पूरा सपोर्ट था, सब कुछ था, और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, कमल का फूल नहीं चुनाव लड़ रहा था, और जनता का एक ऐसा दबाव था, मेरे ऊपर एक विश्वास था, जिस कारण मुझे निर्दल चुनाव लड़ने का जो है वो निर्णय लेना पड़ा था, जनता के सम्मान के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। और आगे की जो रणनीति है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, पार्टी को मुझ पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और आगे जो पार्टी निर्णय करेगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि निर्दल चुनाव लड़के आप अपने आप को इस विधानसभा में साबित करना चाहती थी या भाजपा को उसकी हैसियत दिखाना चाहती थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मेरे जैसी ना जाने कितनी करोड़ जो हैं केतकी सिंह उसमें समा जाएं, तो मेरी क्या औकात कि मैं भाजपा की औकात दिखाऊं? ऐसा तो सब स्वप्न में भी नहीं आता। हमारे यहाँ एक शिक्षा दी जाती है कि पार्टी नहीं, आपकी माँ है, और इसीलिए मैंने इस बात को मेंशन किया कि कमल का फूल चुनाव नहीं लड़ रहा था। अगर कमल का फूल चुनाव लड़ रहा होता तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती, मुझे अपना सिंबल दिखता, फिर जो कैंडिडेट आता मेरे प्रति, मेरे मन में उसके लिए उतना ही सम्मान रहता।
परंतु हाँ, पर जो आपने प्रश्न किया, दूसरा जो आपका ऑप्शन था, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये विश्वास था कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। तो इसका मतलब ये कि 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की मजबूरी हो गई चुनाव लड़ना? नहीं, मैंने कहा ना, हम जैसे ना जाने कितने कार्यकर्ता हैं पार्टी के पास, और मेरे जैसे ना जाने कितने कार्यकर्ताओं को पार्टी रोज, अभी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लीजिए, एक 42, 43, 44 साल के विधायक को हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी पद से गौरवान्वित किया। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस विधानसभा में केतकी सिंह जैसे 10 लोग नहीं खड़े हो जाएंगे? पार्टी के अंदर अपने आप में ताकत है कि कहीं भी वो किसी को भी खड़ा कर सकती है, पर पार्टी, हमारी पार्टी में खूबसूरती ये है कि वो अपने हर कार्यकर्ता के कैलिबर को पहचानती है कि आपका कौन सा कार्यकर्ता जो है वो लिख सकता है, कौन सा कार्यकर्ता भाषण दे सकता है, कौन सा कार्यकर्ता जाके सर फोड़ सकता है। तो पार्टी हर किसी का जानती है और इस हिसाब से उससे काम लेती है। आप अखिलेश यादव से इतनी नाराज क्यों रहती हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके परिवार की एक लेगेसी चली आ रही है। मैं उनसे नाराज़ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं के मतभेद हो सकते हैं, और मेरे अंदर ये बिल्कुल, मुझे शायद मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है थोड़ा मेरे अंदर, कि मैं बहुत ज़्यादा खुशामद किसी की नहीं कर पाती, चाहे वो मेरी पार्टी में हो चाहे वो सामने वाली पार्टी में हो। इसीलिए कुछ लोग मेरी पार्टी के भी मुझसे नाराज रहते हैं, क्योंकि वो चापलूसी करना मुझे नहीं आता, जो है वो बोल देती हूँ। और इसीलिए शायद लोगों के मन में एक परसेप्शन बन गया है कि मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया के विषय में बोलती हूँ, परंतु ऐसा बात नहीं है। आपने मुखिया को टोटी चोर कह दिया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। देखिए, यही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझसे एक प्रश्न, जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे ही किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैंने कहा ठीक है, बाकी सारे प्रश्नों को तो उत्तर मैं दे दूंगी, परंतु टोटियाँ नहीं मिली हैं, थोड़ा खोज लिया जाए। तो यही मैंने उत्तर दिया। अब कोई ये सोच ले, अब आप बैठे हैं, आप ये सोच ले कि मुझे ही इन्होंने बोल दिया, तो ये तो गलत बात है ना। राजनेता तो इनडायरेक्टली कहते हैं लोगों को, नहीं तो टारगेट करते हैं। हाँ, तो इतनी सारी पार्टियां हैं इस देश में, ना जनता तो मैडम, जनता तो समझदार है ना, वो इस बात को समझ रही है कि आपका इशारा क्या है, तो ये कहाँ आप जो है टारगेट कर रहे हैं। ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है ना कि वो जिसने जो कर्म किया। अब हम अगर बैठ के यहाँ बोले कि भाई राम मंदिर वाले नेता पहुंचे थे, तो जनता के मन में किस पार्टी का आएगा कि कोई भाजपा वाला पहुंचा था। कोई कहे भारत माता की जय, कोई रोड पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है, तो जनता क्या सोचेगी कि कोई भाजपा वाला होगा, वही बोल रहा है। कुल मिलाकर आप अखिलेश यादव को ही टारगेट कर रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं, मैंने एक कहा कि भाई सीएम हाउस की टोटियां नहीं मिल रही हैं, वो खोजना है। तो अब इस पे जो अपने ऊपर ले ले, भाई जितने इस देश में भाषाएं बोली जाती हैं उससे ज़्यादा पार्टियां हैं और उतने ज़्यादा नेता हैं। अब कोई नेता, कोई दल इसको व्यक्तिगत ले ले, तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। सपा के लोग मानते हैं कि ये पीडीए का अपमान है। किस तरह पीडीए का अपमान है? मैं पूछना चाहती हूँ कि पीडीए का अपमान किसी एक व्यक्ति के लिए बोलने पर है कि अपमान वो है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, तो बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं अपने विधानसभा की बताती हूँ कि जो पीडीए लोग कहते हैं, सबसे ज़्यादा गाय, भैंस, टुल्लू, मोटर ये चोरी हुआ करते थे। तो जिनको ये पीडीए चिल्लाते हैं उनके चोरी हुआ करते थे। और विडंबना ये देखिए कि उनके चोरी भी हुआ करते थे, वो थाने पर भी जाते थे और वही पिटते भी थे, उनके ऊपर ही मुकदमा भी दर्ज होता था और घंटा किसी की गाय भैंस लौट के नहीं आती थी। तो ये पीडीए है। पूजा पाल जैसी तेज तर्रार जो हमारी विधायक है, अभी वर्तमान में है, उसने क्या गलत कहा? अगर उसके मरे हुए पति को किसी ने न्याय दिलाया, तो जिस पार्टी में सोचिए एक पिछड़ी बिरादरी की विधायक को अपने स्वर्गीय पति के प्रति 2 शब्द बोलने की इजाजत नहीं है, वो पीडीए की बात करेगा और उसको पीडीए का लाइसेंस दे दिया जाए, तो ये तो गलत बात है। ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। अगर आप पीडीए बोल रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आप पीडीए के समर्थक हैं। इस तरह हवाबाजी करने से नहीं चलेगा। आपने जो बयान दिया था, इन्होंने चर्चा की टोटी चोर वाला, उस बयान के एक्शन का रिएक्शन हुआ और सपा कार्यकर्ता विरोध करते करते आपके लखनऊ आवास पे चले गए। आप नहीं थी, आपकी बेटी थी सरकारी आवास पर। क्या था वो पूरा घटना और कैसे आप उसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि ये घटना, इतनी छोटी घटना करने के पीछे क्या आपकी सोच थी। हम लोग राजनीति करते हैं और बिलो द बेल्ट राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारी पार्टियां आपस में बात करती हैं कि बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। किसी के घर की
हम बेटी को टारगेट करें, किसी के घर की माँ को टारगेट करें, किसी की माँ को गाली दें, किसी की बेटी के ऊपर आक्रमण करें, ये किस तरह के संस्कार हैं? और इस तरह के संस्कार लेकर और आप समाज में जाएंगे और अपना आप कॉलर टाइट करके बात करेंगे कि हम समाज को सुरक्षा देंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। जो 16 साल की बच्ची के ऊपर आक्रमण करने चले गए वो समाज की सुरक्षा, बाकी बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं। और बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी जो आपने कहा ना कि आप नाराज रहती हैं, नाराजगी की बात नहीं है, मानसिकता की बात है, सोच की बात है। इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इस बात का खंडन तो छोड़िए, ये तक उनके मुंह से नहीं निकला कि हाँ उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जब उसके घर में कोई नहीं था। तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था। आप सब जानते हैं भाई, आजकल तो भाई जमाना है, इसका है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप अब यहाँ से बैठे बैठे खोल के देख लेंगे कि ट्रंप कहाँ गए हैं, तो मैं जैसे छोटा सा नेता कहाँ है आप पता नहीं कर पाए। और आपको जब यही नहीं पता कि नेता कहाँ है तो आप विरोध किसका कर रहे थे? आप मेरी बिल्डिंग का विरोध फोटो खिंचवाने गए थे आप? बलिया में थी। मैं बलिया में थी, मैं तो 4 दिन से बलिया में थी और बलिया का ही वो प्रोग्राम था, बलिया का ही वो बयान था। और आप कैसे नेता हैं कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कि वो नेता कहाँ है और आप पहुंच जाते हैं उसके घर। और ठीक है, अगर आप पहुंच भी जाते हैं, अपनी इतनी गंदी हरकत, इतनी चीप हरकत आपने कर भी दी, उसके बाद भी आपको इस बात का पछतावा नहीं है। ये बात समाज में मैसेज जाना चाहिए कि जब मेरे जैसे, हम लोग जैसे लोगों के घर की बेटियों के ऊपर ये हमारी शासन सत्ता में इस तरह का नज़र उठाने का प्रयास कर सकते हैं, घर में पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, भगवान ना करे अगर इनकी शासन सत्ता रहती तो सोचिए मेरी बेटी के साथ क्या करते। खुद कल्पना कीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, मैंने ऐसा कोई बयान दिया होता तो उस दिन ये मेरे घर में घुस के मेरी बेटी के साथ बदतमीजी भी करने की चेष्टा कर सकते थे। वो तो सब मैडम, तो सरकार के इंटेलिजेंस का, सरकार का फेल्यूर भी तो है। फिर मैंने क्या कहा, अगर मेरी सरकार नहीं होती तो, उनकी सरकार होती तो, आज मेरी सरकार थी तभी तो मेरी बेटी को यह भाव था कि वह उनके बीच में बाहर निकल कर आई और उसने बयान दिया, जबकि मैं बलिया में थी। अगर मेरी सरकार की सुरक्षा नहीं रहती तो मेरी बच्ची निकल पाती क्या? अब तक तो समाजवादी पार्टी वाले मेरे घर का ईटा तो ढो के लेकर चले गए होते सब, क्योंकि इन लोगों का तो कहना है ना कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो ईटा ढो के लेकर चले गए होते सब। तो ये अंतर है हमारी सरकार में उनके सरकार। आपने बेटी के बयान की बात की, बेटी भी वो जो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट की आप बात कर रही हैं उसका कुछ असर है? उन्होंने कहा कि माँ मेरी बीच से फाड़ देगी। अच्छा आप ये बताइए, आपकी भी एक माँ है, हम सबकी माँ होती है। एक छोटे से जानवर की, बिल्ली के बच्चे को देखिए, कभी बिल्ली के बच्चे को हाथ लगा कर देखिए, बिल्ली क्या करेगी? उसके बस का है आपको पंजा मारना, वो आपको पंजा मारेगी। किसी भी बच्चे का अगर आप छुएंगे तो उसकी माँ का एक्शन रिएक्शन आएगा। और बच्चों में इस बात का सबसे ज़्यादा, अगर बच्चा किसी बात को लेकर सिक्योर होता है तो वो ये कि मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। पिता करेंगे पर सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। और मुझे इस बात को देख के बहुत, उस दिन मुझे फ़ख्र महसूस हुआ जब मुझे पता चला कि ऐसा उसके साथ हो रहा है और हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तब मेरी बेटी ने मुझसे फ़ोन पर बात की और कही कि मम्मी मैं डरूँगी नहीं और आप आराम से आओ, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं इनका सामना खुद करूंगी। और जब मेरी बच्ची निकल कर आई और जब मैंने उसका बयान देखा, मुझे इतना फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने एक बहादुर बेटी को, भारत की बहादुर बेटी को, प्रदेश की बहादुर बेटी को जन्म दिया है। और ऐसी बेटियां अगर समाज में रहेंगी तो इस तरह के गुंडे अपना मुंह छुपाने का काम करेंगे। आप नाराज तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव से हैं। 2022 के चुनाव के दौरान आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा था कि 10 जूते मारेंगे और 1 गिनेंगे। नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोला था। मैंने, हाँ, कार्यकर्ता के खिलाफ, मैंने अपने कार्यकर्ता के बचाव में ये बात बोला था। उस समय का चुनाव चल रहा था और आप देखेंगे कि मैं कहीं पे, हम लोग जब घूम रहे थे उसी दिन, चुनाव के दिन ही, तो मुझे फ़ोन आया मेरे कार्यकर्ता का कि हमारी वोटर लिस्ट लेके और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने फाड़ दी है और हमको 2 झापड़ मारा है। अब आप मुझे बताइए, चुनाव के दिन जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह करके मेरे कार्यकर्ता का मनोबल गिराएगा तो मैं उसकी आरती तो उतारूंगी नहीं, ये तो मेरे उसमें है ही नहीं नेचर में। तुम 1 करोगे तो मैं 4 करूंगी और 4 करोगे तो मैं इसको 40 कह के कहूँगी और 40 कह के तुमको मैं 80 का सबक सिखाऊंगी। ये मेरे फितरत में, मुझे ना छेड़ोगे ना मैं तुमको कुछ बोलने जाऊँगी। पर अगर मेरे कार्यकर्ता को तुमने ये सोचा भी, स्वप्न में भी सोचा कि उसका अपमान करके निकल जाओगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। आपका एक और बयान है और उस
जो लखनऊ में घटना हुई आपके आवास पर, सरकारी आवास पर, उसी से है। और वो बयान है कि मैंने कोई मेमना पैदा नहीं किया है, शेरनी है वो, और उसको जो है कोई डरा नहीं सकता। तो ये आप जो है सीधा आप अखिलेश यादव को आप एक चेतावनी दे रही हैं। मैं अखिलेश यादव को नहीं दे रही हूँ, मैं इस समाज में छुपे जितने ऐसे चेहरे हैं जो अपने ऊपर सराफत का चेहरा लगाकर इस समाज में घूमते हैं और इस फिराक में घूमते हैं कि इस समाज की कौन सी ऐसी बेटी है जिस पे हम अपनी गंदी नज़र डाल दें, उसके लिए मैंने उन सभी के लिए ये संदेश है और हर माँ की तरफ से है कि यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना कि किसी माँ की बेटी का तुम आँख उठाकर देख लोगे और वो माँ तुमको छोड़ देगी। और मेरी बेटी तो वाकई अपने आप में शेरनी है और मैं ये जान गई हूँ कि मैंने शेरनी को ही जन्म दिया है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ, भयावह परिस्थितियाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस दिन उस अकेली लड़की के इर्द गिर्द बना दी थी, मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटी बहादुर नहीं होती, मजबूत नहीं होती और उसके मन में ये विश्वास नहीं होता अपनी माँ के प्रति, तो मेरी बच्ची उस दिन डर चुकी होती और वो समाज में आगे नहीं निकल पाती। परंतु ये जो मैंने बयान दिया है, इस बात को मैं आज भी मानती हूँ और मैं ऐसे ही अपनी प्रदेश की, देश की समस्त बेटियों से कहना चाहूँगी कि ऐसे नपुंसकों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ करते नहीं हैं, ये तभी तक दांत दिखाते हैं जब तक तुम इसका दांत बर्दाश्त करती हो। जब तुम सामने आओगी तो ये जितने घूमते हैं तुम्हारे ऊपर आँख उठाकर देखने की प्रतीक्षा में घूमते हैं, ये दुम दबाकर भाग जाएंगे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, उनके कार्यकर्ताओं का नाम लेती है, जैसे मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि आप पर दुर्गा सवार हो जाती है। नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि इस देश में, क्या प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के विषय में बात नहीं होनी चाहिए? और मैं तो ये ही प्रश्न मेरे भीतर बार बार आज तक आता है कि उस दिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो मेरी बेटी के साथ ये क्या करते, और अगर ये मेरी बेटी के साथ ये करने का सोच रहे हैं मेरी सरकार में, तो ये प्रदेश की बेटियों के साथ क्या क्या करने का सोच रहे होंगे। आप देखिए, अयोध्या में एक अभी समाजवादी पार्टी का कुछ दिन महीनों पहले, 1 साल पहले की बात है, एक समाजवादी पार्टी के एक किसी का आपने देखा होगा नाम, वो आया था कि एक दलित की लड़की का उसने बलात्कार कर लिया, कभी किसी का बलात्कार कर। तो ये लड़कियों के प्रति इनकी जो नज़र है, इनके नेताओं के बयान आप देखिए। अब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता थे, बहुत सम्मान है, परंतु इस तरह का बयान कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो क्या एक बच्ची की माँ इस बात पे क्या क्रोधित नहीं होना चाहिए? ये भी अधिकार नहीं है वारे समाज। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को आप कैसे देखती हैं, जब डिंपल बिना सर ढके साड़ी पहनकर मस्जिद में गई थी? ये तो मैंने कहा आप गलत पूछ रहे हैं, गलत जगह पूछ रहे हैं। ये जाके महिला होने के नाते आप ये जाके उन लोगों से पूछना चाहिए। इसकी भी लड़ाई, ये देखिए विडंबना देखिए, जो हम लोग कहते हैं कि महिला का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है, इसकी भी लड़ाई किसने लड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। समाजवादी पार्टी के किसी ऑफिशियल अकाउंट से, किसी बड़े नेता की तरफ से इस बयान की भर्त्सना नहीं की गई है ना। मतलब ठीक है, हाँ गलती हो गई है, पर उसके साथ एक पर्व जो है पूछ की तरह इन लोग लगा देते। पर उसकी भी लड़ाई, क्योंकि डिंपल यादव जी एक महिला हैं, वो भी एक सम्मानित सांसद हैं, और हर महिला का, इस देश में एक महिला का जितना सम्मान है वैसे ही सबका है, और उनकी भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने, हम जैसे लोगों ने लड़ी थी। और इतना घटिया बयान, इसकी मानसिकता के पीछे हम लोग को जरूर विचार करना चाहिए। क्या ये साड़ी जो हमारे देश का पहनावा है, हर महिला, हर माँ पहनती है, ये पहन के मस्जिद में जाने लायक ये वस्त्र नहीं है? इसको आप कैसे देखती हैं? पहली बात तो है कि आप जिस धर्म को लेकर आप पूछ रहे हैं, आप जाएंगे तो उस धर्म में महिलाओं के ही प्रति के पास क्या अधिकार है? आप मस्जिद में क्या कोई महिला जा सकती है क्या? ऐसे कोई जा सकती है क्या? क्या महिलाओं के पास, महिला को तो मनुष्य भी समझना इस धर्म में नहीं माना जाता है कि उसको मनुष्य भी, उसको तो उनके जो बड़ी किताब है, कोई नीली किताब जो कहलाती है, मैं तो नहीं जानती हूँ इतना, परंतु उसमें जरूर लिखा रहता है कि पति उसको मार सकता है, पति कुरान की बात आप कर रही हैं शायद, हाँ उसी वही कहते हैं, तो पति मार सकता है, 4 शादियाँ कर सकते हैं, 80 बच्चे पैदा कर सकते हैं, और तमाम चीज़ें उस किताब में सिखाई जाती हैं। कुछ नहीं किया, पति ने एक दिन नमक ज़्यादा हो गया खाने में, पति ने कहा अच्छा आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तलाक तलाक तलाक। तो जहाँ जिस धर्म में महिला का हैसियत तलाक 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 पे ख़त्म हो जाए,
उस धर्म के ये जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, उनको तो 72 हूरों की प्रतीक्षा रहती है, तो इस तरह वो अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। इस पर मेरा एक प्रश्न है, हिंदू धर्म में बाल विवाह अन्य चीज़ों का उपहास उड़ाया जाता है समाज में, लेकिन उधर 3 तलाक और इन सब चीज़ों की चर्चाएं नहीं होती हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? हिंदू धर्म देखिए अपने आप को बहुत इवॉल्व करता है, और हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रश्न उठाने की आपको आज्ञा है कि आप प्रश्न उठा सकते हैं। आप तर्क वितर्क, हमारे ही धर्म में शास्त्र होते थे कि एक कुछ और बोलता था, दूसरा उसके ऊपर कुछ और बोलता था। इस तरह हम लोग में आपस में वाद विवाद होते थे अपने धर्म के प्रति। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही हो सकता है। आप किसी और धर्म की, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उसमें तो इस तरह की कोई बातों का कोई सवाल ही नहीं उठता। और रही बाल विवाह पे कौन प्रश्न उठाएगा? जहाँ 6 साल की बच्ची अपनी बेटी के साथ विवाह लोग कर सकते हों 9 साल की बच्ची से, और ये कहा जाए कि नहीं वो तो जायज़ है, और वही हमारे आइडियल मॉडर्न हैं, तो उस पे तो कोई तर्क वाली बातें हो ही नहीं सकती हैं। आप नहीं तर्क से बात कर सकते। आपने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू देवी देवता जो हैं वो केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं होते, उनके हाथों में शस्त्र भी है। ऐसा लगता है कि आप लोगों को उकसा रही हैं। क्यों, इसमें उकसाने की बात कहाँ से आ गई? क्या हमारे हिंदू देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं क्या? आप बताएं, होते हैं कि नहीं होते हैं? हमारी एक देवी के हाथ में आप देखेंगे कि एक देवी के 9 हाथ दिखाए जाते हैं, 8 हाथ दिखाए जाते हैं ना, 10 हाथ दिखाए जाते हैं देवी देवताओं के। और उनमें क्या होता है? एक मुद्रा रहती है, आशीर्वाद की रहती है, तो किसी में हाथ में तलवार रहती है, तो किसी के पास त्रिशूल रहता है, तो किसी के पास गदा रहता है। क्यों है ये? यह इसलिए है क्योंकि हमारा धर्म पहले हमको सिखाता है कि आप जो भी है, पूरा जो आपका समाज है वो आपका है, आप उसके प्रति आपके धर्म है, कर्तव्य है, वो आप निभाओ। परंतु जब बात आए उसके गौरव पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाए, आपके धर्म पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाए, वह भी प्रश्न चिन्ह उठाना, तर्क वितर्क करना, यह हमारे यहाँ आज्ञा है, हम कर सकते हैं। परंतु उसकी निंदा कोई करे और अपनी सुरक्षा अगर हिंदुओं के अगर आप करें, इसके लिए अस्त्र शस्त्र की विद्या देनी ही चाहिए। हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे। आप कुल मिलाकर आत्मरक्षा की बात कर रही हैं। निश्चित तौर पर मैं आत्मरक्षा की ही बात आत्मरक्षा की बात तो कर रही हैं। सीमा पर सैनिक हैं, प्रदेशों में पुलिस तो व्यवस्था है। क्या सीमा पे सैनिक बिना अस्त्र शस्त्र के हैं? पर क्या पुलिस के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? नहीं, तो आप जो उकसा रही हैं लोगों को, तो वो तो अपने लोगों के लिए उकसा रही हैं। नहीं, मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि लेके शस्त्र सड़क पे उतर जाओ, मैंने ये तो नहीं कहा। परंतु ये जरूर कहा कि जब मस्जिदों से इस बात का अजान किया जाए कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अपने बहन बेटियों को छोड़ कर जाना काफिरों, और जब तुम ना निकलो और तुम्हारे घर में तुमको घसीट के तुम्हारी बहन बेटी को लेकर आया जाए और उसके कपड़े जब उसको निवस्त्र कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर बैठा जो मनुष्य है वो इतना तो जागे कि अपनी उस बहन बेटी की रक्षा करने के लिए तुमको कोई शस्त्र चलाने आना चाहिए। यह मैंने बोला। मैंने यह कहा कि अगर उस तरह की कभी कोई, अभी एक हमारे दीपू दास जी बांग्लादेश के, जो उस व्यक्ति को जिंदा जलाया जा रहा था, अगर उस घर की बेटी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती, मुझे लगता है कि वो मरते दम तक, जब तक उसकी अंतिम सांस चलती, तब तक वो अपने भाई, अपने बेटे या अपने पति, जो भी दीपू लगते होंगे, उसकी रक्षा करने के लिए वो मैदान में उतरी होती। मेरा प्रश्न यहाँ आता है, हमारी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए पूरा कश्मीर खाली हो गया, पूरा केरल खाली होने के कगार पे है, पूरा असम के पूरे पूर्वोत्तर जो है हमारी खाली होने को आ गई है, पूरा बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो तो, ये तो पुरानी बातें हैं, उनको तो लोग बातें कहते हैं। अभी आप बांग्लादेश देख रहे हैं, तो ये क्या स्वप्न में हो रहा है क्या? ये रियलिटी है। और दिक्कत यह है कि हिंदुओं के साथ दिक्कत यह है कि जब तक बगल वाले घर में होता रहता है, अरे भाई कोई बात नहीं, हम बचे हैं ना, बगल वाले के घर में हो रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो आग जो है, जो बगल के घर से शुरू हुई है, वो तुम्हारे घर पे निश्चित आएगी। और ये भारत देश को यह जानना पड़ेगा, आज के युवाओं को ये जानना पड़ेगा, विशेषकर हिंदुओं को ये जानना पड़ेगा कि वह दिन दूर नहीं जब तुमको अस्त्र शस्त्र की वाकई जरूरत पड़ने वाली है। और आंखें बंद कर लेने से हमेशा सवेरा नहीं रहता, तो इसलिए अपनी आंखें खोलो और समाज को, अपनी बहन बेटियों को, मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए उनको तैयार करो। ये मैं हर हिंदुओं से कहना चाहूँगी। मुसलमानों से इतनी घृणा क्यों है? कहाँ घृणा है? मैंने तो अच्छा ये बताइए, ये मैं देखती हूँ कि इस देश में अगर कोई हिंदुओं की बात करता है
तो उसको सबसे पहले एक स्टीरियोटाइप, उसको टैग दे दिया जाता है ये तो मुस्लिम विरोधी है। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करना क्या ये गलत है क्या? और हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की बात नहीं होगी तो हम पाकिस्तान में जाके करेंगे क्या? और अगर हिंदुओं की बात करना किसी धर्म विशेष से नफरत करना है, ये कौन सी बात है? मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान की लड़की का ले आओ, उसको निवस्त्र करके और उसके टुकड़े टुकड़े करके और उसको फेंक दो। मैंने ऐसा कभी कहा क्या? नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हिंदू लड़कियों के साथ जो लोग ऐसा करते हैं उनकी रक्षा के लिए हिंदू लड़कियों को तैयार करो। करते तो मुसलमान है, फिर आप जो कहना चाह रही हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप कह रहे हैं। और आप आशय तो वही है। नहीं, आशय तो वही। और इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु हर आतंकवादी का एक ही धर्म होता है। और हर जगह मैं भारत देश में मैं मान सकती हूँ कि भाई भारत देश में हिंदू शायद बहुत उन पे अत्याचार कर रहे हों और हिंदुओं ने पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर दिया हो। फिलिस्तीन में कौन से हिंदू हैं और उसमें इजराइल में, जर्मनी में कौन से हिंदू हैं? अभी इतनी बड़ी सिडनी में घटना हुई, कौन से हिंदू हैं वहाँ पे? ये कौन है? किससे लड़ रहे हैं लोग? वो तो हिंदू नहीं है। जहाँ ये रहते हैं, आप मुझे बताएं कि किसी भी कंट्री में जहाँ ये बाय बर्थ रहे, ये शरणार्थी बनकर जाए, किसी भी देश में जहाँ ये रहते हैं वहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन है वो इन पर अत्याचार करने लगती है। ऐसा क्यों होता है भाई? और आप ही इतने बेचारे कैसे हो जाते हैं हर जगह? और हर जगह जहाँ आतंक की घटना होती है वहाँ आप ही का नाम क्यों आता है? आप कुल मिलाकर इस बात को कहना चाहती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, हिंदू जो है वो भारत में रहे और मुसलमान लगभग चले गए, तो आपको का ये मानना है कि सारे मुसलमानों को चले जाना चाहिए था? चले तो ये समस्या नहीं होती। चले तो जाना चाहिए था। आखिर फिर देश मांगा क्यों? इतने उस समय जब देश आज़ाद हुआ उसके साल 1.5 साल पहले की घटना है। माहे पाक कुछ चलता है ना, रोज़ा जैसा कुछ चलता है, उसमें क्या सिखाया जाता है? बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। पाक महीना होता है। साल 1.5 साल पहले आज़ादी के बंगाल में ऐसी निर्मम हत्याएं हुई जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। किसमें हुई थी? 14वां दिन था रोज़ा का जिस दिन ये हुआ। कौन काटे गए? शुक्रवार था। कौन काटे गए? हिंदू काटे गए, और इतनी संख्या में काटे गए जिनकी गिनती आज तक नहीं हो पाई है। ये सारे प्रश्न जो हैं ना, इनका उत्तर एक ही है कि हम इस बात को जितनी जल्दी मान ले, अपने आप में ये मान ले कि अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, इसी में है। पाकिस्तान जब बना तो धर्म के आधार पर बना, और हिंदुस्तान कहीं से भी सेक्युलर देश उस समय नहीं जोड़ा गया था। बाद में संविधान को संशोधित करके ये शब्द जोड़ा गया हमारे संविधान में। ये तो था ही नहीं, शब्द ही नहीं था। और आज देखिए पाकिस्तान बना तो वहाँ पे जो हिंदू थे आज उनकी संख्या जाके देखिए 1% से कम है, और जो यहाँ पे मुसलमान थे आज उनकी संख्या देखिए वो कहाँ पे। और अब उनको दिक्कत क्या है कि आप हिंदुस्तान में सरिया लेकर आइए और सरिया के हिसाब से चलाइए। तो आप जब इस देश में रहे उस समय तो आपने नहीं कहा कि जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी तो हम सरिया की मांग करेंगे? आपने क्यों नहीं कहा था? और इसमें उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगी कि जो हमारी पहले की सरकारें थी, ये ऐसी बोनलेस सरकारें थी जिनकी बैकबोन नहीं थी, उन्होंने इस देश को पाकिस्तान फुल्ली जो है इस्लामिक स्टेट बना, बांग्लादेश फुल्ली इस्लामिक स्टेट बना, परंतु इन्होंने हिंदुस्तान को जो है आधा मुस्लिम तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। आप हिंदू हैं तो आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? मेरे लिए संविधान बड़ा है। मेरे लिए, क्योंकि मेरा धर्म जो है वह यह सिखाता है कि सबसे ऊपर कुछ है तो तुम्हारी मातृभूमि है, और मातृभूमि को अगर सुरक्षित रखना है तो मातृभूमि के लिए जो नियम बने हैं उनको मानना जरूरी है। इसलिए संविधान बड़ा है। संविधान आपके लिए बड़ा है। और घटना है अप्रैल 2022 की। बलिया में एक घर पर बुलडोजर चलाया गया और आपने तहसीलदार को डांट कर चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तहसील में आग लगा देंगी। तो एक तो
इसमें संविधान बड़ा है, कहीं दिख नहीं रहा है। यही देखिए, ये देखने का मेरा नज़रिया और आपका नज़रिया, एज अ ह्यूमन बीइंग हम दो लोग अलग हैं, इसलिए हम दोनों का नज़रिया भी अलग है। मेरे संविधान ने क्या कहा है कि इस देश में हर नागरिक की रक्षा होनी चाहिए, उसके जात धर्म से इतर, उसके रंग रूप भेद बोल चाल सबसे इतर उसका पहला अधिकार जो है वो ये है कि इस देश में वो सुरक्षित रहे। और एक गरीब जब अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर अगर कुछ घर का निर्माण करता है तो वो मजदूर जीवन भर की अपनी पूंजी लगाता है, और अगर उस पे किसी प्रकार से अगर द्वेष के तहत या गलत जानकारी के तहत अगर उसका वो घर गिरा दिया जाए तो ये मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने भी संविधान की ही शपथ ली, जब मैं विधायक बनी तो मुझे संविधान की ही शपथ हम सब ने ली थी कि मैं रक्षा करूंगी अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की। और मुझे ये नहीं पता कि वो किस पार्टी के थे या क्या थे, परंतु मुझे ये पता था कि उनके साथ गलत हुआ है और उनकी रक्षा करने का मैंने जो है उसी संविधान की शपथ ली है, और इसलिए मैं वहाँ पहुँची थी। मेरे महाराज जी बार बार कहते हैं कि किसी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री जी ने कहा चलवा रहे हैं ना, तो गरीब के घर पे तो नहीं चला रहे। अब आप कह दें कि अतीक और मुख्तार जो है वो बेचारे गरीब थे और उन बेचारों की रक्षा करनी चाहिए और बुलडोजर जो है वो मोड़ देना चाहिए, तो ये तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं कर पाऊंगी। आप संविधान के समर्थन की बात कर रही हैं। इस देश में मुसलमान भी रहता है, इस देश का नागरिक है, उसके लिए आप कहती हैं अस्पतालों में अलग वार्ड बना दिया जाए। ये संविधान की बात हुई? तो क्या संविधान की ये बात हुई कि होली जो है वो मनाना है तो पहले जब मुसलमान जुम्मे की नमाज पूरी पढ़ के निकल जाएं, अपने अपने घरों में वो प्रवेश कर जाएं, तब हिंदू जो है वो होली मनाने निकलेगा? तो क्या ये बात हुई संविधान की? क्या संविधान की ये बात होती है क्या कि सड़कों को हम जाम कर दें और एम्बुलेंस खड़ी रहे और सारी चीज़ें खड़ी रहे और जब तक हमारी नमाज चलेगी हम तो भैया रोड पे ही करेंगे? क्या ये संविधान की रक्षा की बात होती है क्या संविधान की रक्षा की ये बात हो जाती है क्या कि किसी के यहाँ आप किसी ठेले वाले के यहाँ उसकी के यहाँ गए जूस पीने गए और आपके जूस में उसने अपना मलमूत्र मिला दिया और कहा कि इसको पी जाओ तुम पुण्य आत्मा हो जाओगे? तो क्या इस संविधान की बातें होती है क्या? नहीं। संविधान की बात करना हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है कि जितना है मतलब जितना भाईचारा निभाना है वो बस हिंदू ही निभाए, ऐसा कोई ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा। और मुझे ये लगता है कि भाई जिनको हमसे दिक्कत है, हमारे होली मनाने से दिक्कत है कि नहीं, हमारे दिवाली मनाने से दिक्कत है कि नहीं, हमारे किसी भी पूजा, आप बंगाल में क्या आप नौ दुर्गा राम से मना पाते हैं क्या? जो राम जी की रथ निकलती है वो निकल पाती है क्या? क्यों उस दिन वो बदला जाता है, डायरेक्शन क्यों बदले जाते हैं, फोर्स क्यों लगाई जाती है? किसी जुम्मे में आपने देखा क्या कि फोर्स लगाई जाती हो कहीं भी? परंतु किसी भी हिंदू पर्व पे फोर्स क्यों लगाई जाती है? तो क्या हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या कि जब होगा भाईचारा निभाने हम ही चलेंगे, हम ही अपनी कुर्बानी देंगे? बलि के बकरे हुए हैं क्या कि जिसका मन करेगा काट के निकल जाएगा? तो वो नहीं अब बचा है, हम चारा नहीं हैं अब, और ये चारा भाईचारा निभाने के चक्कर में चारा बनना हिंदुओं ने छोड़ दिया है। आपने शपथ तो विधानसभा में संविधान का लिया, लेकिन बात से लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे से आपका समर्थन है क्या? अरे भाई, हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है? मैं पूछती हूँ कि हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये थोड़े ना होता है कि जो बजरंगबली जी की पूजा करेंगे वही हिंदू राष्ट्र में रह पाएंगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है कि भाई आप हमारे राष्ट्र में रहिए, आप अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं, आप अपना खान पान कर सकते हैं, आप अपनी बोलचाल कर सकते हैं, परंतु मेरे तुलसी लगाने से, मेरे झंडा फहराने से, मेरे जनगण मन गाने से, मेरे वंदे मातरम का सम्मान करने से अगर आपके पेट में दिक्कत है तो उस हिंदू राष्ट्र में आपकी जगह नहीं है। तो इस हिंदू राष्ट्र की हम लोग कल्पना करते हैं। आपने एक बयान दिया था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर, दूसरा जनरल डायर था वह मुख्यमंत्री जिन्होंने जालीदार टोपी वालों के समर्थन में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवा दी। पूर्व में रक्षा मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसी टिप्पणी शोभा देती है उन पर? अच्छा ये बताइए, तो क्या ये उनके द्वारा, वो बहुत बड़े नेता हैं और मैं बहुत छोटी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ, तजुर्बे में भी छोटी हूँ और हर तरह से उनसे मैं छोटी हूँ, परंतु ये बताइए कि इतने बड़े नेता के मुंह से क्या ये शोभा देता है क्या कि मैंने 16 राम भक्तों को गोली से मरवा दिया और अगर और आए होते तो मैं सबको गोली से भुनवा दिया होता? क्या ये शोभा देता है क्या? जो बड़े आगे करेंगे वही तो छोटे पीछे से सीख कर करेंगे। क्या गलती थी राम भक्तों की? क्या उन्होंने किया था ऐसा? आपने खुले मंच से कहा, विधानसभाओं में कहा,
पत्रकार वार्ताओं में कहा कि हाँ मैंने राम भक्तों पर गोली चलाई है, तो जो उन्होंने स्वयं माना, अगर वो मैंने कोट कर दिया तो मैं गलत हो गई, और वो स्वयं ये बात मान रहे हैं पत्रकार वार्ताओं में कि हाँ मैंने ये किया था, और आए होते मैं औरों को मारा होता। आज भी कोठारी बंधुओं के परिवार को न्याय नहीं मिला है। मंदिर बनने के बाद भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा किया आज भी वो समाज में सर उठाकर चल रहे हैं, और इसमें मैं किसी और के दोषी नहीं मानूंगी। हम हिंदुओं को दोषी मानना होगा कि हम जात पात में बंटकर ऐसे लोगों को क्षमा कर दे रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि आने वाले भविष्य में जब भी उस तरह की कोई बात आएगी वह सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के साथ खड़े होंगे, किसी जात पात में वो बटे नहीं दिखेंगे। ये अंतर हिंदुओं को समझना चाहिए। आपकी बातचीत से मुझे लगा कि मुसलमान समाज का वोट आपको नहीं चाहिए। जो आपके अंदर नफरत है, जो आपके अंदर से बातें निकल के आ रही हैं, इन समाज के लोगों से आप अपने विधानसभा में, अपने सभाओं में मना करके रखा है कि हमें वोट आपका नहीं चाहिए। मेरा सबसे पहले, एक सैतवार नगर पंचायत यहाँ पड़ता है, मेरा सबसे पहला जो झंडा लगाया था ना, वो एक बुद्धन मियाँ हैं, पंचर बनाते हैं, उन्होंने लगाया था सबसे पहला झंडा सैतवार नगर पंचायत में। और आप कह रहे हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हमारी पार्टी ने इस देश का सबसे पहला मुसलमान राष्ट्रपति अगर दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। औरंगजेब का नाम बदलकर सड़क अगर किसी ने मुसलमान के नाम पर की, जो इस देश का भक्त था, वो APJ अब्दुल कलाम हमारी पार्टी ने की। और आप कह रहे हैं हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मेरी विधानसभा में मंत्री हैं दानिश आज़ाद जी, मुसलमान हैं, और मेरे खास मित्रों में एक हैं, मैं कह सकती हूँ। और आप कह रहे हैं कि मुझे हमें मुसलमान के वोट या मुसलमानों से नहीं है दिक्कत, है उन लोगों से दिक्कत है जो पाकिस्तान में पानी गिरता है और यहाँ छाता खोल के बैठ जाते हैं कि हम यहाँ से खोल देंगे तो हमारा पाकिस्तान बच जाएगा। मुझे उन लोगों से दिक्कत है। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, उनके खिलाफ एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, परंतु जो गाज़ा में हो रहा है उसके लिए छाती पीट रहे हैं रोज़ सड़कों पर निकल के। मुझे उनके लिए दिक्कत है। मुझे उनके लिए दिक्कत है जो CA NRC से जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने की जो सरकार की प्रक्रिया थी उनका विरोध कर रहे हैं। मुझे उनसे दिक्कत है। मुझे दिक्कत है उन लोगों से जो पत्थरों को अपने घर पे इकट्ठा करके रखे रहते हैं और हर जुम्मे को और इसको वो पत्थर चलाते हैं। मुझे उन लोगों से दिक्कत है। हर वो इंसान जो इस सिस्टम का विरोध करता है, मुझे उन लोगों से दिक्कत है। अब उसमें 99.99% वो आ जाते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बलिया में या यूँ कहे कि विपक्ष में एकमात्र BSP नेता हैं उमाशंकर सिंह, जो बलिया से आते हैं, रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। माना यह जाता है कि उन्होंने जितना काम करवाया है उतना भाजपा के मंत्री विधायक इस जिले में मिलकर नहीं करा पाए। देखिए उमाशंकर सिंह जी, हम तब से राजनीति में हैं जब से हम, शायद मेरी शादी भी नहीं हुई होगी, तब से वो इस जिले की राजनीति कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित नेता हैं, वो सब लोग उनको उनकी सम्मान की ही नज़र से उनका नाम लेते हैं। तो मैं पर्सनल कोई उन पे बात मैं नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी उनका सम्मान करती हूँ, तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। परंतु अगर आप पार्टी लाइन की बात करेंगे तो मुझे ये लगता है कि इस ज़िले में ही नहीं, इस प्रदेश में, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर काम किसी ने कराया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश कोई बना है तो वो उत्तर प्रदेश बना है। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला अगर कोई प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश बना है। सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज अगर बने हैं तो उत्तर प्रदेश में बने हैं। सबसे ज़्यादा आवास अगर कहीं बने हैं तो उत्तर प्रदेश में बने। हर चीज़ में उत्तर प्रदेश आज एक नंबर की भूमिका निभा रहा है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं किसी नेता को तो नहीं, परंतु मैं पार्टियों को ज़रूर कंपेयर करके कह सकती हूँ कि मेरी पार्टी ने जितना काम किया उतना अभी इस देश में किसी ने काम नहीं किया। उमाशंकर सिंह पर बोलने से बच क्यों रही हैं आप? मैंने कहा ना कि सम्मान है। देखिए, यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो विपक्ष में जो नेता है मैं उसका अपमान ही करूं तो मैं बड़ी नेता कहलाऊंगी। नहीं भाई, वो हमारे इस ज़िले के नेता हैं और मुझे ये लगता है
कि इतना सम्मान, मैं शुरू से इस बात को मान के चलती हूँ और कहती भी हूँ कि बिलो द बेल्ट की राजनीति मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे अभी कोई विशेष ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे उन पर टिप्पणी करनी चाहिए या कहना चाहिए। मैंने ये कहा कि भाई किसी से भी ज़्यादा मेरी सरकार ने काम कराया है और आगे भी हम कराएंगे। सरकार ने तो उनका CSR फंड लेने से मना कर दिया, वो हॉस्पिटल के लिए CSR दे रहे थे अभी हाल में ही। नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सरकार के पास तो पता नहीं उनका क्या लेटर गए थे क्या नहीं गए थे, वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतने छोटे नेता हैं या इतनी उनकी पहुंच नहीं है कि इतना छोटा सा काम कोई उनका रोक पाए। मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि पैरवी ठीक से नहीं हो पाई होगी या बात ठीक से नहीं पहुंची होगी। 5 कालिदास मार्ग में उनके संपर्क ठीक है। हाँ, मुझे भाई वो बसपा के एकमात्र विधायक हैं और उस दल के नेता हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तो सभी के लिए सम्मान है। तो जिस तरह विपक्ष के सारे नेताओं का सम्मान है उस तरह उनका भी। दया शंकर सिंह भी नाराज दिखते हैं, आप भी नाराज दिखती हैं उमा शंकर सिंह से। कभी पुल का उद्घाटन वो कर देते हैं, कभी सड़क का कर देते हैं, हॉस्पिटल निर्माण में आप पैसा नहीं लेते हैं, आपकी सरकार है। मतलब नहीं देखिए भाई, मैं क्यों नाराज़ होने लगी उनसे? मैंने आपसे कहा कि मेरा इस तरह की कोई सोच नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ हूँ या मैं उन पर टिप्पणी करूँ। वो बड़े नेता हैं और मेरी टिप्पणी टिप्पणी ना करना भी तो एक नाराज़गी व्यक्त करना है। नहीं, नाराज़गी क्यों व्यक्त करना है भाई? मुझे लगता है कि इस समय बसपा के एक ही मात्र वो विधायक हैं और इस समय सहानुभूति है अगर एक ही मात्र है। नहीं, और इस समय ऐसी कोई मुझे उनकी भूमिका नज़र नहीं आती, उनकी पार्टी की भूमिका नज़र नहीं आती। तो आखिर हम टिप्पणी करें तो किस पे करें? सरकार अब दीवारों से, माना कि थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति की है, पर दीवारों से थोड़े ना लड़ा जाएगा। क्षत्रिय बाहुल्य इस क्षेत्र में बलिया में सरकार अपने क्षत्रिय नेता को छोड़कर दूसरे दल के क्षत्रिय नेता को अपना मानने लगी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों रसड़ा का विवाद हुआ था, उसमें दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह वाले विवाद में उमाशंकर सिंह हावी दिख रहे थे। आप भी बलिया की राजनीति में हैं और क्षत्रिय समाज से हैं, कैसे आप देखती हैं? देखिए, क्षत्रिय ठीक है, एक जात बिरादर है और मुझे ये लगता है कि क्षत्रिय का अर्थ ही ये होता है कि समाज के रक्षण जो लोग करते थे पहले, उनको क्षत्रियों का तो एक दर्जा, भी तो रक्षा होनी चाहिए मठ पर, उसकी जो रक्षण का जो था वो क्षत्रियों को दिया गया। अब भाई जो रक्षा करने वाले हैं, जो तलवार चलाने वाले हैं, वो दूसरों के साथ चलाते चलाते कभी कभी अपनों में भी चलाने लगते हैं, अपने ऊपर भी चलाने लगते हैं। ये दिक्कत है। जहाँ तेज़ लोग होंगे वहाँ वाद विवाद होगा और ये बहुत ही छोटी बात है। मुझे नहीं लगता कि आपके पॉडकास्ट में इसको इतना महत्व मिलना चाहिए। बात आपने विधायक पूजा पाल की थी, मुख्यमंत्री जी का उन्होंने तारीफ किया और अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। कैसे देखती हैं आप इसे? मैंने तो इसको बहुत अच्छे से अभी आपको बताया कि एक पिछड़ी बिरादरी, सोचिए क्या इन लोग समाजवादी पार्टी को क्या ये बात करते हैं, ये कहते हैं हम आएंगे तो पीडीए की रक्षा करेंगे, हम आएंगे तो महिलाओं की रक्षा करेंगे, यही तो वो अक्सर बोलते हैं। ठीक, पूजा पाल क्या? पीडीए, पिछड़ी बिरादरी की विधायक। पूजा पाल क्या? एक महिला। पूजा पाल क्या? एक विधवा। पूजा पाल क्या? जिसके पति को दौड़ा के सड़क पर मारा गया। जिस पूजा पाल क्या? जिसको न्याय नहीं मिला था उस दिन तक। एक महिला जो अपने पति के न्याय के लिए ना जाने क्या क्या कैसे कैसे सब बर्दाश्त करती आई, वो समाजवादी पार्टी ने इतना तक अधिकार नहीं दिया कि उसके पति को जब न्याय मिला तो वो इस बात की खुशी भी साझा ना कर पाए। तो ये कौन सी पीडीए हितैषी और महिला हितैषी पार्टी है? और मैं तो कहती हूँ जीता जागता उदाहरण जो है वो पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने स्वयं बना लिया। हम लोग बात बलिया राजनीति की कर रहे थे। उमाशंकर सिंह की अफसरों से अच्छी तालमेल है। भाजपा का कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक जितना नहीं करवा पाता उतना वो और उनकी कंपनी यहाँ काम करवा रही है। शासन से किसका वज्रहस्त है उनके ऊपर? देखिए, बिजनेस और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बिजनेस में किन टर्म्स पे किस तरह से टेंडर, आज तो हम पहले की सरकारों में आप देखेंगे कि पहले कोई ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया नहीं होती थी, जिस पे नेताजी मेहरबान वो काम हमारा, ये वाला काम होता था। परंतु योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रदेश में आने के बाद और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएं शुरू हुई।
तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी इस तरह का प्रश्न उठाते होंगे कि उनको किसी तरह का फेवरिज्म उनके साथ होता है, तो इसका मतलब कि फिर वो क्या सारी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उस पर मैं अपने ही सरकार पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूँगी। पूरे बलिया में उमाशंकर सिंह की कंपनी के अलावा और कोई ऐसा नहीं है कंपनी जिसको काम ऑनलाइन या इन व्यवस्थाओं से मिल सके? यही तो मैंने कहा ना कि उनका काम है, वो व्यवसाय है, और व्यवसाय वो किस स्तर पर जाके करते हैं, कैसे करते हैं, और ऑनलाइन कौन कौन सी प्रक्रियाएं वो अपनाते हैं। मैं तो टेंडर डालती नहीं हूँ कि मुझे इतना पता रहे। अब आप कहेंगे तो मैं ये काम भी शुरू कर दूंगी, पर मेरा ऐसा कोई मूड वूड नहीं है। अब वो करते हैं और मुझे ये पता है कि मेरी सरकार में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं है कि किसी को फेवरेट बना के उसका काम किया जाए। मुख्यमंत्री जी का वज्रहस्त नहीं है उन पर? मुख्यमंत्री जी भाई प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर माननीय महाराज जी का वज्रहस्त है, अगर आप सही हैं तो। अब ये तो निर्णय करना है कि कौन कितना सही है। जन्म आपका छत्तीसगढ़ हुआ? नहीं, जन्म मेरा बलिया हुआ। बलिया हुआ, इसलिए भोजपुरी से लगाव है? अब गजबे बात भइली त मतलब भोजपुरी के लड़की हैं, भोजपुरी माटी के हैं, तो भोजपुरी से ना लगाव होई तो इटली से होई, इटालियन बोली। आपके इसी जो भाषा है और आप सदन में जो है भोजपुरी में आपने अपना वक्तव्य रखा था, मुख्यमंत्री जी भी मुस्कुरा रहे थे, तो लोग जो है मानता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर भोजपुरी बोल रहा है तो हंसी आ जाती है। इसको कैसे देखती है भाषा को लेकर? जो प्राचीनतम भाषाएं हैं ना भारत देश की, उसमें एक आती है भोजपुरी। हम लोग बहुत प्राचीन हैं, पर दिक्कत ई बा कि तनको यो हमने के पढ़ लिख लेनी जा, सूट बूट पहन लेनी जा, तो का हो जाला? सबसे पहले दिक्कत कौन चीज़ से आवेला? आपन पहचान से। कौन चीज़ पहचान? हाँ, जब ले अंग्रेजी में दो चार को शब्द के फटर फटर ना करब तो लोग कैसे जानी कि दादा पढ़ल लिखल बा। ठीक, तो अपने आप को मान्यता देने के लिए कि हमको भी समाज वो मान्यता दे, हम क्या करते हैं कि अपनी पहचान से भागने लगते हैं। और यही कारण है कि भारत देश में जो सांस्कृतिक पतन की ओर जो समाज में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखने को मिली थी, उसका कारण यही था कि हम अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। भोजपुरी सिर्फ भाषा नहीं है, गौरव है हमारा, और समाज के हर बच्चे को अपनी भाषा बोलनी आनी चाहिए। और हमको तो भाई बड़ा मज़ा आता है। आज आप लोगों के साथ हम हिंदी में भाषा ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप चले जाएंगे, हम कहीं भी भाषण देते हैं तो देखा तो हम भोजपुरी में बतियानी भाई जौन भाषा हमारे बहन समझियन सन, हमार भाई समझियन सन, तो नहीं भाषा नहीं मन बा उहे बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी से कभी इस पर चर्चा हुई इस भाषा में? माननीय मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से तो यह काम विधानसभा में हुआ था। सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बोली गई थी, ब्रिज भी बोली गई थी, अवधी भी बोली गई थी, तमाम भाषाएं बोली गई थी, उसमें भोजपुरी भी बोली गई थी। तो प्रेरणा उनकी थी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी की प्रेरणा थी, और हम सबके प्रेरणा के जो स्रोत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। तो वोकल फॉर लोकल में तो भाई अपनी भाषा तो प्राथमिकता पे आती है, इसलिए हम लोग ने वो एक्सपेरिमेंट अपने विधानसभा में किया था। भोजपुरी में अश्लील गानों से भोजपुरी का बहुत नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर। इस पर क्या है? निश्चित तौर पर, और मैं इस बात को लेकर अग्री भी हूँ आपसे, और मुझे ये लगता है कि इस बात को लेकर जरूर भोजपुरी समाज में चेतना जगाने की ज़रूरत है कि हम इस तरह के गानों का बॉयकॉट करें, और बॉयकॉट करने के साथ साथ हम अपने शादी विवाह और इन सब चीज़ों में इस तरह के गानों को हम ना इंट्रोड्यूस करें, ना हम, और कहीं अगर बचता भी हो तो भी हम इसका विरोध करें। और जब हम बॉयकॉट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो जो लोग ऐसे गाने बनाते हैं या प्रमोट करते हैं, जो या फिर जो भोजपुरी को सिर्फ इससे पहचान दिलवाना चाहते हैं, उनसे हमारी भाषा को हम बताएंगे। आपकी पार्टी में भी भोजपुरी कुछ स्टार हैं, जैसे पवन सिंह हैं, अभी बिहार चुनाव में बहुत नाम था उनका, मनोज तिवारी हैं, फिर रवि किशन हैं, निरहुआ हैं, आजमगढ़ सांसद रहे, पूर्व सांसद। कभी इन लोगों से भोजपुरी को लेकर कभी चर्चा हुई, या ऐसा कुछ योजना है क्या कि भोजपुरी को एक्सपैंड करने के लिए, उसको और मान दिलाने के लिए?
नहीं, माननीय रवि किशन जी, जब मैंने भोजपुरी में बोला था तो हमारे माननीय सांसद हैं रवि किशन जी, और हर दिल अजीज़ नेता मैं उनको कह सकती हूँ। बहुत ही प्यारे व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका बहुत जेंटलमैन है। और उन्होंने मेरे उस स्पीच को जो है अपनी फेसबुक पे उन्होंने टैग किया था, तो ये दिखाता है कि उनको अपनी भोजपुरी से कितना प्रेम है। आप मनोज तिवारी जी को देखिए, अभी एक बिहार में वो गाना बड़ा वायरल हुआ था, वो मनोज तिवारी जी ने गाया था, हाँ हम बिहारी हैं। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो प्रमोट करते हैं, और बड़ी बड़े अधिवेशन भोजपुरी को लेकर, हम भी कई अधिवेशन में हम भी गए हैं जिसमें भोजपुरी को लेकर बात चलती है, और एक हम सभी ने एक ये मांग उठाकर भी रखी है, और हम सबको पूरा विश्वास भी है कि भोजपुरी को भी जल्दी ही सूची में स्थान मिलेगा। रवि किशन जी, जब भी आप देखती, अक्सर हम लोग भी देखते हैं वीडियोस जो है वो कट के आ जाते हैं कि वो भोजपुरी में जब अपना भाषण देते हैं, थोड़ा प्रयास भी करते हैं गोरखपुर में, तो मुख्यमंत्री जी अक्सर उनकी चुटकी ले लेते हैं। मुख्यमंत्री जी उनको बहुत मानते हैं, और वो जिस तरह की वो बातें करते हैं रवि किशन जी, और जितने वो सबके प्रिय हैं, इसलिए जब भी वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी मज़े की बातें करते हैं कि मुख्यमंत्री जी मज़े ले लेते हैं, और ऐसी हल्की फुल्की हंसी तो चलती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी मज़े ले लेते हैं और भोजपुरी समाज के गौरव भी हैं रवि किशन जी, बिल्कुल। लेकिन अश्लीलता का तमका उन पर भी लगा है। पूर्व में उन्होंने एक गाना गाया था, लहंगा उठा दे रिमोट से, इस पर कभी चर्चा रवि किशन जी से? देखिए, हम अपने पास्ट में कुछ इस तरह की कभी कभी हर किसी से, आपसे भी हुई होगी, हर किसी से कहीं कुछ ऐसी किसी की ज़रूरत आप कह सकते हैं, कि किसी की आर्थिक ज़रूरत, राजनीतिक व्यक्तिगत ज़रूरत, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उन गलतियों से अपनी पहचान बनाएं। हाँ, आज आप रवि किशन जी के गाने देखेंगे, एक से एक अच्छे गाने। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया था कि यूपी में सब्बा, तो बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने गाया था, और बहुत मज़ा आया था, और बहुत बड़े वो शिव जी के भक्त भी हैं, और बहुत अच्छा भजन वगैरह भी। गाना आप भी सुनती हैं? कभी कभी, पहले बहुत सुना करते थे, आजकल टाइम नहीं मिलता। कोई आपका फेवरेट गाना? ये तो बहुत ही मुश्किल है कोई गाना बता पाना एक कि कोई है मेरा फेवरेट, पर मुझे एक मूवी थी डैडी, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बहुत छोटे थे तो मैंने देखा था। उसमें एक गाना था कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है, और जगजीत सिंह के कुछ गज़लें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। बात माननीय मुख्यमंत्री जी की हम करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को आप दिल्ली की राजनीति में कैसे देखती हैं? उनके समर्थक भावी प्रधानमंत्री मानते हैं उनको। देखिए, मैंने कहा मेरी पार्टी इतनी बड़ी है और हम इतने छोटे हैं कि ना मैं इस लायक हूँ कि उतनी बड़ी बात पे टिप्पणी कर सकूँ। महाराज जी का भी कद, व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, और मेरी पार्टी भी बहुत बड़ी है, और निर्णय लेने वाले हम, और आप क्या निर्णय लेंगे? हमारी पार्टी ने 2047 तक की जो है इस देश की रणनीति बना रखी है, तो मेरी क्या सोच है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश के लिए जो सही होगा, जो उचित होगा, उसका निर्णय पहले ही हो चुका है, और आने वाले दिनों में बस हमको देखना है कि क्या होने जा रहा है। 2027 में आपकी पार्टी सरकार बना पाएगी? कितनी सीटें आपको अनुमानित है? देखिए, मैं बोलूं तो आपको लगेगा कि शायद पार्टी के हैं इसलिए बोल रही हैं, पर आज की आप डेट लिख लें, और आपका पॉडकास्ट है ही, और जब परिणाम आएगा तब हम लोग मिलेंगे। 325 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है, ये मैं आज बोल रही हूँ। और चुनाव केतकी सिंह मंत्री, अभी मैं मंत्री से कम हूँ क्या? अरे अभी तो हम प्रधानमंत्री हैं। जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है जी। तो मंत्री और ये सब तो बहुत बड़ी बात है। जो मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने दिया, आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में मुझ जैसी घर में रहने वाली एक महिला को, अपनी बहू को इतना सम्मान, इतने बड़ी विधानसभा में मुझे भेजा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी विधानसभा में मुझे भेजा, इससे बड़ा सम्मान किसी को क्या मिल सकता है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति बहुत कृतज्ञ रहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मुख्यमंत्री जी पर एक तमका लगता है या आरोप लगता है, उसको कह सकते हैं, जाति विशेष को बड़ा ध्यान रखते हैं। कौन सी जाति? अक्सर तो एक और लगता है कि एक जाति विशेष का बहुत ही ज़्यादा वो उस तरह से भी ध्यान रखते हैं। तो किस
धारा के ध्यान के बारे में आप बात करते हैं। तो मेरे प्रश्न पे आपको पहला क्या ध्यान में आया? छोड़िए पहला क्या ध्यान आया, जो आपका प्रश्न था उसी का उत्तर दे देते हैं, बता दें। जी। देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि उनको किसी तमके की ज़रूरत है। अगर इतना ही रहता तो वो अपना परिवार छोड़कर नहीं आते। जिस व्यक्ति ने अपना नाम छोड़ा, अपने माता पिता छोड़े, अपनी पहचान छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, वो व्यक्ति किसी एक जात के प्रति ईमानदार हो जाएगा? क्यों? अगर उसको यही करना था तो उसने सब छोड़ा क्यों? और जब उसने सब छोड़ दिया तो वो अपना कैसे? तो ये तो सोच सोच की फ़र्क है। कुछ लोग हैं, जो लोग ये उड़ाते हैं, वो वैसे लोग हैं जो वाइटनर लगा दिया करते थे नामों के आगे। पता नहीं आप लोगों को याद, उस समय आप लोग छोटे होंगे। तो जब निकलता था ना, भर्तियां निकलती थी, लोग भर्ती होते थे, तो उस भर्ती में एक किसी विशेष को डालने के लिए वाइटनर लगते थे, और वाइटनर लगा के और उसकी नियुक्ति कर दी जाती। अब हम लोग की उम्र ज़रा कम आंक रही है ऐसा लगता है। और खैर वापस और आते हैं सवाल पर। जनता की मेमोरी की उम्र थोड़ी कम होती है। ठीक बात है। अंतिम सवाल है इस राउंड का, बेटी राजनीति में आएंगी? अब ये तो बेटी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि बेटी को क्या करना है। मुझे ही कौन सा राजनीति में आना था? मुझे भी राजनीति में नहीं आना था। वो तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे राजनीति में आना पड़ा, नहीं तो ईश्वर ने मुझे ना किसी चीज़ की कमी दी थी, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा थी, ना मेरी कोई उम्र थी कि मुझे राजनीति में आना पड़े। परंतु ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया गया और हम राजनीति में आए। अब बच्ची है, उसका भविष्य है, उसको जो निर्णय लेना हो। फिलहाल तो वो कहती हैं कि उनको लॉ करना है और कुछ कानून के अंदर वो कुछ ऐसे काम करना चाहती हैं कि वो भी बेटियों की सुरक्षा के प्रति कुछ ज़्यादा ही गंभीर रहती है। वकील और राजनीति ये थोड़ा एक साथ देखा जाता है। नहीं, मुझे तो एक शुरुआत है। नहीं पता नहीं, ये तो वो बताएगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अभी 10th में है, छोटी है, उसको क्या समझ है इतनी, पर उसको ये जरूर समझ है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए मुझे किसी न किसी तहत कानून में रहना ही रहना होगा। तो शायद मुझे लगता है इसीलिए वो लॉ करना चाहती हूँ। हम लोगों का ये अंतिम राउंड है, रैपिड फायर इसको कहते हैं। जी। आपको प्रश्नों का एक शब्दों में जवाब देना है। एक शब्द में। आप जन्म के बाद लगातार अलग अलग प्रदेशों में रही, लेकिन लगाव भोजपुरी से है। ये भावनात्मक है या राजनीतिक? भावनात्मक है। ये जो आपका स्वभाव है, बेबाकी का स्वभाव है, ये राजनीति की देन है या जो आप कह रही हैं उसकी देन है? मिक्सअप है, काइंड ऑफ मिक्सअप। 2017 में निर्दल लड़ना ताकत दिखाना था या नाराजगी थी? जनता का विश्वास जीतना था। भाजपा को संदेश देना था या मतदाताओं को संदेश देना था? मतदाताओं का दिल जीतना था। अफसर किससे ज़्यादा सुनते हैं, सत्ता से या व्यक्तिगत संपर्क से? दबाव से। 10 जूता मारेंगे, लोकतंत्र है या दबंगई? दबंगई है। आपके लिए ज़्यादा खतरनाक कौन, विरोधी या अपने लोग? स्वयं अपना आप जो है वो सबसे बड़ा विरोधी है। कंपैरिजन अपने आप से ही करते रहना चाहिए। आप कितने प्रोग्रेसिव हुए हैं या आप ही डिपेंड, अपनी खोज स्वयं करनी चाहिए। ठीक। बुलडोजर कार्यवाही, सत्ता की हनक या कानून की ज़रूरत? कानून की ज़रूरत। हिंदू राष्ट्र में हिंदू मुसलमान दोनों या सिर्फ हिंदू? सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, पर अगर फर्स्ट भी मानना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। MY सपा का समीकरण है जिसमें दोनों भाजपा का वोटर नहीं माना जाता है, M4 और Y4। तो निकट भविष्य में भाजपा का कौन सा वोटर हो सकता है, मुसलमान या यादव? अब इसका एक लाइन में तो नहीं, पर केशव जी हमारे एक नारा देते हैं कि 100 में 80 हमारा है और 20 में भी बंटवारा है। तो इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि एक ही है वो। आप इलाबरेट कर दीजिए इसको थोड़ा विस्तार से। कर दें तो भाई 100 में 80 हमारा, यानी 80 तो हमारे हैं ही। जो 20% जो मुट्ठी भर के लोग बचे हैं जिनकी तुष्टिकरण की राजनीति वो करते हैं, उनको छोड़कर जो माई में का वाई बचता है वो भी हमारा ही है। माई ले जाए, एम ले जाए, जहाँ ले जाना है अपने साथ रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। और जैसा मैंने शुरू में कहा ओपनिंग रिमार्क में, बेबाक, बिल्कुल बेबाक। तो फिर से आपको धन्यवाद और नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।